देखिए, मुसीबत कैसी भी हो, अगर हिम्मत है, हौसला है, तो मुसीबत में भी मुस्कुराने की वजह मिल जाती है। बाढ़ के बीच जिंदगी दुश्वार है, फिर कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बताती हैं कि मुसीबत से टकराना हमें अच्छे से आता है। देश के तमाम राज्यों में बादल जमकर बरस रहे हैं और कई जगहों पर बाढ़ के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसे में कैसे जिंदगी इस बाढ़ के बीच हिम्मत के साथ डटी हुई है, इसकी पहले 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक जिंदगी बचाने का महामिशन लगातार जारी है। खटीमा में बाढ़ के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने राहत का मोर्चा संभाला। वहीं बिहार में कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, परमान जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहां भी बाढ़ के बीच बचाव का जो काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है। बिहार सरकार के मुताबिक 2004 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई, लेकिन इस भारी बारिश पर बचाव की ये तस्वीरें भारी नजर आ रही हैं। तो चलिए अब आपको एक एक करके बाढ़ के बीच राहत की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे कैचमेंट एरिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी में आने जाने के लिए लोगों को नाव की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जुगाड़ वाली नाव ही बना डाली। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग बड़े पैमाने पर जुगाड़ से बनी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जुगाड़ से नाव बनाने के लिए लोगों ने थर्माकोल और डब्बों का इस्तेमाल किया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं सैलाब बन चुकी हैं। पहली ये तस्वीर जो निकलकर सामने आई है वो है मुजफ्फरपुर बिहार की तस्वीरें, जहां हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। नेपाल के बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार की नदियों में उफान आने लगा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी जो शहर के बीचों बीच अवस्थित है, में भी जलस्तर काफी तेजी से वृद्धि हो रहा है और कैचमेंट एरिया में जो घर बना हुआ है वो आसपास पानी भरने लगा। और ऐसे में अब जुगाड़ वाली नाव ही इन लोगों का एक सहारा बना। उसी नाव पर इस वक्त हम बैठे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से लौट रहे हैं वो भी अब अपने घरों में, चूंकि हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से आसपास घर बना हुआ है और उस जगह पानी तेजी से बढ़ने लगा है, तो लोग इस पानी से बचाव के लिए जुगाड़ वाली नाव बनाए। हालांकि यह काफी खतरनाक होता है और जानलेवा भी साबित होता है। सर ये नाव पलट भी जाता है, हाँ टूट भी जाता है, यह आदमी डूबने के भी अति रखता है, ठीक है ना, चांस है। तो इस से घरों पे अपना लोग जाते हैं सुरक्षित होकर और आ जाते हैं। हाँ, इस बूढ़ी गंडक में इतना पानी काफी भर गया हुआ है, तो पानी बढ़ने लगा लगातार। हाँ, इस वक्त ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी है। बिल्कुल, देखिए 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देख लीजिए। बिहार में गंडक नदी का पानी बढ़ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सरयू नदी का पानी भी बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में, गांव में पानी पहुंच रहा है। बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। पानी को कम करने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। देखिए तस्वीरें किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इतनी विषम परिस्थितियों में भी तमाम ऐसी जुगाड़ें ढूंढ रहे हैं जिससे कम से कम उनका जो रोजमर्रा की जो चाहे खाने पीने की चीजें हों या फिर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिनकी जरूरत आवश्यकता रोज पड़ती है, उनके लिए वो तमाम जुगाड़ें बना रहे हैं। चाहे टेम्परेरी बोट हो या फिर नदी को किस प्रकार से पार किया जाए, ये जुगाड़ें भी निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए जब इस प्रकार की बाढ़ आती है तो तमाम दुश्वारियां, परेशानियां एक साथ आती हैं। देखिए यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी शहर के कई मोहल्लों में भर चुका है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 10 प्राइवेट नाव, जिला प्रशासन के निजी अनुरोध पर 21 बटालियन मद्रास रेजिमेंट की 2 मोटर बोट, इसके अलावा एक पीएसी टीम को बचाव राहत के लिए लगाया गया है। अब तक जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 519 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है, सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया है। साथ ही लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी गई है और खुद भी मौके पर पुलिस पहुंची है और लोगों तक बाढ़ के खतरे की सूचना पहुंचाई जा रही है।
तो देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर एक तस्वीर ये बता रही है कि पूरे देश भर में बाढ़ से किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। जो अभी तक राहत की बारिश थी वो अब आफत की बारिश बनती जा रही है। स्थितियां हर तरफ आपको नजर आएंगी जहां लोगों को परेशानी हो रही है, मुश्किल उठानी पड़ रही है। हालांकि इन सबके बीच में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, जो लगातार लोगों को सूचित कर रहा है। देखिए, गोरखपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। बाढ़ से पहले ही बचाव के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र में डीएम पहुंचे और वहां पर लोगों से जरूरत पड़ने पर ही बाहर आने की अपील की, क्योंकि देखिए सजगता जरूरी होती है। और इसके अलावा राप्ती नदी के जल स्तर बढ़ने की वजह से एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। जो स्थिति अगर और विकराल होती है तो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किस प्रकार से किया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। जितने भी हमारे बंदे हैं सुरक्षित हैं। जो हमारे 28 संवेदनशील पॉइंट्स हैं उसको भी चिन्हित कर लिया गया है, वो भी सुरक्षित है। और हर जगह एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी स्टेशन कर दिया गया है, और पीएसी का फ्लड बटालियन, और जहां भी ज़रूरत पड़ रही है तो इनका सहयोग लिया जा रहा है और इनका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जो हम लोगों जैसे नदी चेतावनी लेवल पे जाती है, हम लोग पहले ही अनाउंसमेंट करा देते हैं। उनसे एक्सपेक्ट यही हम लोग करते हैं कि वहाँ से जो नियरेस्ट बाढ़ राहत केंद्र है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे लोग। और जो कुछ ऐसे सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे जो अप्रोच रोड्स हैं उसमें पानी आ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग नाव की व्यवस्था, हम लोग अराउंड 250 नाव हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। अयोध्या से भी टाई अप हो गया है, तो उन सब जगह हम लोग नाव भी चलवा रहे हैं पब्लिक के लिए अगर जरूरत पड़ी। देखिए, यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां ये सैलाब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पानी का प्रकोप जानलेवा बन चुका है। उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। सबसे पहले शहर का हवाई सर्वेक्षण किया, इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से पूरनपुर के चंदिया हजारा क्षेत्र में पहुंचे, जहां सीएम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। उसी दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं, उसका खुद मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है और ये जानने की कोशिश की है कि कहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहीं देखिए, नोएडा में डूबे क्षेत्रों में लोगों को निकालने के लिए नोएडा पुलिस की बड़ी पहल देखने को मिल रही है। नोएडा पुलिस ने लोगों को नोटिस जारी कर दिया है, साथ ही मौके पर अधिकारियों ने अनाउंसमेंट भी की। इसके अलावा पुलिस ने यमुना में जल स्तर बढ़ने से पहले सुरक्षित जगह पर जाने की अपील भी की है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा, जो नदी के किनारे के जो तमाम एरिया होते हैं उनमें पानी अंदर घुसने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आपके मकान में, आपके भवन में या आपका स्थान जहां आप रह रहे हो, वहां पर जो भी आपका सामान है जो कि बाढ़ से या पानी से और खराब हो सकता है, उसको जितना जल्दी हो सके आप लोग यहां से हटा लें, जिससे दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने उस दुख को और उस समस्या को झेला था, जो कि वहां पर उस समय पुलिस प्रशासन, हमारे मीडिया भाई के लोग, इन लोगों के सहयोग से और इवन आप लोगों के भी सहयोग से बचाया गया था काफी लोगों को, हजारों की संख्या में। पिछली बार यहाँ पर हालात ऐसे थे कि पानी यहाँ तक आ गया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। कई पालतू जानवर जैसे गौवंश गायब हो गए थे, डूबकर उनकी मौत भी हो गई थी। आज हालात ये है कि पुलिस इसके पहले कि पानी यमुना का बढ़े, यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो, फिर से इन लोगों के पास यहाँ पहुंची है, उनसे अपील कर रही है यहाँ से बाहर निकलो। फिर कहाँ रही थी और कैसे रहे थे? बच्चे बच्चे भी परेशानी हुई थी पिछली बार। तो इस बार अब पे रहे थे बच्चों को लेकर, इस बार फिर अब क्या तैयारी है, कैसे करेंगे? पानी तो बढ़ने पे कोई सुविधा हो तभी तो निकल जाएंगे, और क्या है। हालत तो खराब थी, लेकिन ये हो रही है कि मतलब कोई सुनवाई नहीं है। जब सरकार वोट लेती है तो इतनी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? इतनी महंगाई में बताओ, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज है, हर साल बाढ़ डूब आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? आएगा पानी तो जाएंगे, निकलेंगे, फिर सामान भी निकालने में तो समय लगेगा ना सर। सरकार को टेंडर लगवाना सामान निकाल कर फिर रहेगा, दीजिए जब हम जाएंगे। पुलिस कमिश्नर महोदया के निर्देशन में एक अभियान चलाया गया है, जो विगत कई दिनों से चालू है। कई दिनों से हम लोग इनको नोटिस दे रहे हैं, जितने में फार्म हाउस वाले हैं, जितने नर्सरी वाले हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिस तरह की हैबिटेट यहाँ पर है, सबको हम लोग अवगत करा रहे हैं और सूचित भी कर रहे हैं।
देखिए, अब आपको लेकर चलते हैं असम। असम में बाढ़ से लोग ही नहीं, बेजुबान भी काफी परेशान हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिससे कई बेजुबानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन राहत की खबर यह है कि वन विभाग और एनडीआरएफ की टीम मोर्चे पर तैनात है। अधिकारियों ने 2 गैंडों के बच्चे और 2 हाथी के बच्चे सहित 99 जानवरों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एनडीआरएफ ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। न सिर्फ इंसानों को बल्कि बेजुबानों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। वहीं देखिए, बिहार में भी गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी आसमान से बरस रहा पानी मुसीबत बन चुका है। लेकिन इस मुसीबत में लोग एक दूसरे की मदद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के दौरान सासाराम सदर अस्पताल झील बन गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन दोनों ही जल भराव से पूरी तरीके से परेशान नजर आए। पानी इतना ज्यादा है कि अस्पताल परिसर में मरीजों का आना जाना मुश्किल हो चुका है, तो वहीं वार्ड में पानी भरने से इलाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार पानी अस्पताल में भर जाए तो कितने ज्यादा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, आप कल्पना कीजिए। क्योंकि पानी में न सिर्फ आने जाने में प्रॉब्लम होती है बल्कि बीमारियां भी तमाम उत्पन्न होती हैं। वहीं उत्तराखंड के खटीमा में मूसलाधार बारिश का पानी घर में घुस गया, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों की परेशानी कम करने के लिए राहत बचाव टीम भी तैनात है। एनडीआरएफ और सिविल पुलिस के जवानों ने लोगों को नाव से रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचा दिया गया है। बाकी कल हमारी एनडीआरएफ की 3 टीमें टनकपुर, खटीमा और सितारगंज एरिया में ऑपरेशन चलाई और उसमें हमने लगभग 450 से लेके और 500 के आसपास उसको सिविलियंस को रेस्क्यू किया। और इसके अलावा हमारी 14 अन्य टीमें पूरे उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए तैनात हैं। 8 बंदों के साथ अपने लड़कों टीम के साथ देवीपुरा इलाके में आया, तो यहाँ रात के करीब 2 बज चुका था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आया तो स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लोग छतों पर चढ़े हुए थे। तो हमने फोकस किया कि जो पानी का लेवल काफ़ी 10 फीट के आसपास जो था, 11 फीट के आसपास, तो लगभग ऑलमोस्ट घरों की जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरा भर चुका था, लोग छतों पे थे। तो हमने फोकस किया पहले जो जिनकी सिंगल मंजिला बिल्डिंग है, जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, उनको पहले रेस्क्यू किया जाए क्योंकि उन पर ज़्यादा डेंजर था। तो हमने पहले उन्हें रेस्क्यू किया, उसके बाद फिर हम सेकेंड फ्लोर वालों पर रेस्क्यू किया। देखिए, रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हम देखें तो सरयू नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जिले में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के कार्यों शुरू कर दिया गया है पहले से पहले। वहीं दूसरी ओर जिले में उमस का प्रकोप भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। देखिए, मैदानी इलाकों में बाढ़ है तो पहाड़ों पर भी मौसम से बुरा हाल है। यहां पहाड़ों के दरकने की खबरें आ रही हैं। चमोली जिले से ऐसी ही खबर आई है, जहां पाताल गंगा इलाके में भयानक भूस्खलन हुआ। पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर यह भूस्खलन हुआ। इस हादसे के बाद से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे NH7 बंद हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे के बाद हिमाचल के चंबा से भी भयानक भूस्खलन की तस्वीरें आई। भरमौर के मणिमहेश जाने वाले रास्ते पर पहाड़ों से भारी मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें रोड पर आ गई। हाईवे से गुजर रही गाड़ियां लैंडस्लाइड के दौरान बाल बाल बची। मुख्य रास्ते से निकल रहे तीर्थयात्रियों ने इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। भूस्खलन के बाद प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी। यात्रियों को मणिमहेश जाने वाले मुख्य रास्ते और पुराने रोड के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। बीते कुछ सालों में पहाड़ों के दरकने और भयावह बाढ़ आने की खबरें बढ़ गई हैं। ये खबरें घबराने के लिए नहीं बल्कि सावधान हो जाने के लिहाज से जानना जरूरी है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट।
ये दरकते पहाड़, धुआं धुआं होते रास्ते, ये पहाड़ों की गोद में मचा हाहाकार, रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। जाहिर है इन खूबसूरत वादियों में इस तरह की बर्बादी का नजारा कोई नहीं देखना चाहेगा, पर इन्हें यूं अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। पहले कभी कभार दिखने वाले हादसे अब आम क्यों होते जा रहे हैं? अब जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की इन तस्वीरों को ही देखिए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। चिंता की बात यह है कि पहाड़ पर अब भी कई दरारें नजर आ रही हैं। ये तस्वीर चमोली जिले के पाताल गंगा की है, जहां हुए भूस्खलन की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। हालांकि बीआरओ की टीम ने पूरी मुस्तैदी से इसे खोल दिया। सदियों से अड़िग खड़े ये पहाड़ आखिर दरकने क्यों लगे? मौसम की बात, पर्यटन का भार या फिर पहाड़ों पर आई अंधाधुंध विकास की बयार इनके लिए जिम्मेदार है। हालांकि विशेषज्ञ पहाड़ दरकने के पीछे बढ़ते पर्यटन को जिम्मेदार नहीं मानते। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तो इसका तो कोई इससे रिलेटेड है नहीं, क्योंकि उसमें तो इतना कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती कि उससे टूरिस्ट बढ़ने से आपका लैंडस्लाइड और ये बढ़ जाए। उसके और ही वजह है, आपका रेनफॉल है, स्लोप है। पहाड़ों के दरकने के पीछे की वजहों में ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम समय में ज्यादा बरसात से चट्टानें खिसक रही हैं और पहाड़ कमजोर पड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही है उससे अनएक्सपेक्टेड बारिश भी हो रही है। अभी कुछ सालों से हमने देखा है तो बारिश कभी ज्यादा आ रही है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है। उत्तराखंड में हुआ, हिमाचल में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। तो ये हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ पहाड़ों की संरचना भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसका वक्त के साथ असर बढ़ा है। लिहाजा सरकार, संस्थाओं और आम लोगों को पहाड़ों को बचाने के लिए हर मुमकिन पहल करने की जरूरत है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाढ़, बारिश और राहत के बाद अब दुनिया में भारत की मजबूती की बात करेंगे। रूस और ऑस्ट्रिया से संबंधों को मजबूती देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं दिल्ली वापस लौट आए और अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और फिर वहां से सीधे पीएम आवास के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री 2 दिन के विदेश दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रूस और ऑस्ट्रिया में द्विपक्षीय बैठकें की और अब जो है दिल्ली में भी आज कई बैठकों में वो शामिल होने जा रहे हैं। वियना से भारत रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत वंशियों से सीधे रूबरू हुए और उनसे दिल खोलकर उन्होंने बातचीत की। वियना में मौजूद भारतीयों ने भरपूर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, अभिनंदन किया। ब्रिटेन की संसद में भारतीय संस्कृति की छाप भी इस बार नजर आई। इस बार भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। इन्हीं सांसदों में से एक हैं लीसेस्टर से चुनी गई शिवानी राजा। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति अपने विश्वास को, अपने नए सफर को आधार बनाया। People of Leicester East, I am truly humbled and honoured to be elected as your representative for Leicester East. His Majesty King Charles, heirs and successors. गीता पर शपथ लेती ये हैं लेस्टर से कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा। यूं तो शिवानी का जन्म लेस्टर में हुआ, लेकिन इनकी मां गुजरात के राजकोट से संबंध रखती है। इस बार ब्रिटेन के आम चुनाव में शिवानी राजा काफी चर्चा में रही। उन्होंने लेस्टर ईस्ट सीट पर कंजर्वेटिव पार्टी से लेबर पार्टी के भारतीय मूल के उम्मीदवार राजेश अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। शिवानी की ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि इस सीट से उन्होंने लेबर पार्टी का 37 साल का वर्चस्व खत्म किया। जाहिर सी बात है कि शिवानी राजा कामयाबी का इतिहास इसलिए रच पाए क्योंकि इस इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है।
पहले शिवानी ने लेस्टर के लोगों का दिल जीता और अब ब्रिटिश संसद में भारतीय मूल की ये सांसद अच्छे काम से अपने क्षेत्र की तरक्की करना चाहती है। शिवानी राजा का दावा है कि वो लेस्टर के लोगों के लिए आवाज उठाएंगी और यहाँ के विकास के लिए काम करेंगी। मैं लोकल हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ एंड आई एम अ लोकल बिजनेस वुमन। आपको कोई दिक्कत है तो मुझे वो सेम दिक्कत होगी। इफ इट मैटर्स टू यू, इट मैटर्स टू मी। सो ये मेरा ड्राइव है लेस्टर में सारा काम करने का, लोगों को आवाज देने का और लेस्टर की पूरी सुविधा बेटर करने का। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन I've got lot of support from communities or from the people of Leicester. बहरहाल ब्रिटेन की संसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने के बाद शिवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लेस्टर ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में शपथ लेना सम्मान की बात है। मुझे गीता पर महामहिम राजा चार्ल्स के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने पर वास्तव में गर्व है। इस बार ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए हैं। इसमें ऋषि सुनक, सुहेला ब्रेबर्मन और प्रीति पटेल समेत कई नेता शामिल हैं। लिहाजा ब्रिटिश की संसद में एक बार फिर भारतीय संस्कृति और जज्बे की तस्वीर देखी जा रही है। लेस्टर से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनंत राधिका की शादी से पहले एंटीलिया बॉलीवुड सितारों से चमक रहा है। शाही शादी से पहले मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसी रस्में निभाई जा रही हैं। अंबानी परिवार की शिव शक्ति पूजा में भी नामचीन सितारों के अलावा ठाकरे परिवार ने भी शिरकत की। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले हुई स्पेशल पूजा में बॉलीवुड हसीनाओं का जबरदस्त अंदाज देखने को मिला। इसमें श्रीदेवी की बेटी का लुक सबसे ज्यादा अद्भुत था, प्यारा था। अदाकारा मां की तरह ही खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल नजर आई। उनके एथनिक अवतार की फोटो जो है सुर्खियां तमाम बटोर रही हैं, तो मानुषी छिल्लर ने भी यहां तमाम जलवा पे खेरा। वहीं संजय दत्त, कैलाश खेर और मीजान जो है वो अपने अंदाज में नजर आई। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी स्पेशल पूजा में एंट्री ली। अजय पीरामल के अलावा एटली और उनकी पत्नी भी इस मौके पर नजर आई। धोनी और उनकी पत्नी साक्षी भी इस मौके पर पारंपरिक अंदाज में बिल्कुल नजर आई। तो बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक तमाम तस्वीरें। ये अनंत और राधिका की शादी से पहले निभाई जाने वाली रस्मों की तस्वीरें हैं। बॉलीवुड के सितारों से एंटीलिया का आंगन जगमग है। अंबानी परिवार की शिव शक्ति पूजा में कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, उनकी पत्नी साक्षी धोनी पहुंचे। इसके अलावा रणवीर सिंह से लेकर अनन्या पांडे और संजय दत्त जैसे बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए। राधिका और अनंत अंबानी की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। खासकर राधिका मर्चेंट के फूलों वाले दुपट्टे की काफी चर्चा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फैशन डिजाइनर अंजलि कपूर। मैम, आपको बहुत स्वागत है। आप खुद कपड़े बनाते हैं, आप डिजाइन करते हैं। अगर हम राधिका के इस हल्दी सेरेमनी के दुपट्टे की बात करें और पूरे लुक की बात करें, वो दुपट्टा कितना खास है क्योंकि रियल फ्लावर से बना हुआ था। बिकॉज जब संगीत और हल्दी की सेरेमनी होती है तो लाइक अ नॉर्मल ब्राइड ऑल्सो वो फ्लावर, रियल फ्लावर ज्वेलरी पहनती है। सो रियल फ्लावर ज्वेलरी एक जो संगीत हल्दी सेरेमनी में इट गोज विद द ट्रेडिशन, वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है। एंड आई थिंक वेरी नाइसली दे हैव क्रिएटेड अ होल जाल दुपट्टा विद द फ्रेश फ्लावर्स। गरबा और संगीत नाइट के जरिए दोनों परिवार करीबी दोस्तों के साथ जश्न में डूब चुके हैं और इसी के साथ मेगा वेडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 12 तारीख को जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत और राधिका की शादी होगी। जाहिर है इस शाही शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा इलाके के जियो वर्ल्ड सेंटर में और यहाँ पर ही 12 जुलाई की तारीख दोपहर 3 बजे शादी होनी है। जी हाँ, ये भव्य जियो वर्ल्ड सेंटर का कार्यालय है और इसे ही चुना गया है शादी के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइटिंग वगैरह लगा दी गई है। चारों तरफ इस तरह की लाइटिंग आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ ये जो है मेन गेट ही है और मेन गेट पर
फूलों के गेट बनाए जा रहे हैं और फूलों से पूरा का पूरा ये जो जगह है सभी को सजाया जा रहा है। देश और दुनिया से जानी मानी हस्तियां इस विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस भव्य समारोह में अडेल, ड्रेक और लाना डेल रे जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स परफॉर्म करेंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का उत्सव 12 से 14 जुलाई तक चलेगा। 12 को शादी, 13 को आशीर्वाद और 14 को रिसेप्शन आयोजन किया जाएगा। मुंबई से तुषार जोशी, धर्मेंद्र दुबे और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में जब से शुरू हुई हैं, ऐसा लग रहा है नीता अंबानी के चेहरे पर निखार आ गया है। लगातार उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। उनके आउटफिट एक से एक जबरदस्त हैं और लोग भी उनको काफी पसंद कर रहे हैं। आप हर एक आउटफिट में उनको देखेंगे, वो बिल्कुल उनको देखकर लग रहा है जैसे कि वो युवा हैं। उनकी उम्र 60 साल है, ये कोई नहीं बता सकता। नीता के इस अंदाज पर हर किसी का दिल आ गया है। देखिए, अंबानी फैमिली में शादी की बात हो और लोगों के बीच चर्चा का विषय ये ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। खासकर इस शाही शादी की चमक धमक और शान शौकत पर लोग खूब बातें कर रहे हैं। देखिए, कानपुर के लोग इस शादी को लेकर कैसे मौज ले रहे हैं, इस पर चिकन देखिए। देश में सहालग आ गई है, इस समय शादी का माहौल है। हर गांव, हर कस्बा, हर शहर में लोग शादी की तैयारी कर रही हैं। हर जगह उसकी उत्साह है। लेकिन देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी शादी की है तो अनंत अंबानी की, देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। इस शादी को लेकर सोशल मीडिया में किसी के हाथ में देख लिया अगर मोबाइल है तो उसमें इस शादी की चर्चा जरूर होगी। तरह तरह के डांसर, फिल्म स्टार उसमें शरीक हो रहे हैं, उसके समारोह चल रहे हैं। ऐसे में अगर इस शादी के जायके में कानपुर का तड़का न लगाया जाए तो सब कुछ अधूरा लगता है। कानपुरी अपनी भाषा में इस शादी को लेकर क्या सोचते हैं, ये हम जानने के लिए कानपुर के मशहूर टी स्टॉल बनारसी टी स्टॉल में आए हैं, जहां सैकड़ों युवा हैं, डेली चाय का जायका लेते हैं। इसी जायके के बीच ये अनंत अंबानी की शादी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं। और इत्तेफाक देखिए, किसी समय स्टाइल पर देश के मशहूर हार कलाकार अनु अवस्थी भी आए हुए हैं। अनु जी, अनंत अंबानी की शादी होने जा रही है, आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, क्या कहना है इस मामले में? देखिए, अनंत अंबानी की जब शादी तय हुई थी उसी समय हमारे एक दोस्त की शादी तय हुई थी। और अनंत अंबानी के अभी फंक्शनें चल रहे हैं, कभी रियाना नाच रही, कभी बबिन नाच रहे हैं। और अभी कल हल्दी भई हो, हमारे दोस्त के एक बेटा भी हो गया है उतने दिन में, और वो अपने बेटे के लिए स्कूल भी ढूंढ रहे हैं। जिस हिसाब से अनंत अंबानी की शादी में पैसा खर्चा हो रहा है, उनका पैसा है, खुशी की बात है, इतना पैसा खर्चा करना चाहिए। अगर हमारे पास इतना पैसा हो तो हम अपने लड़का की शादी करें। लेकिन अब चिंता का विषय ये है, जिस हिसाब से खर्चा हो रहा है, ऐसा ना हो अनंत अंबानी अपनी साली को जूता चुराई में कानपुर दे दें, तब हम लोगन के लिए बड़ी दिक्कत है। उनकी साली कहेगी जीजा तो दे चुके हैं कानपुर हमको जूता चुराई में, तो बड़ी स्थिति। लेकिन बड़ा खुशी का माहौल है। हम कानपुर वाले भी तैयार बैठे हैं कि किसी भी तरह से कार्ड आ जाए। और फिर देखो, कानपुर का नागिन डांस, सब बाहर के डांसर एक तरफ और कानपुर के डांसर एक तरफ, मौज आ जाए शादी में। अनु जी, अगर आपको बुलावा जाए तो क्या किस तैयारी से होकर जाएंगे वहाँ पे? हमका बुलाएं या ना बुलाएं, हमारी गुड़िया व्यवहार लिखा दीने ने। जौने दिन अंबानी जी के बेटे का पहला रियाना डांस कर रहे हैं, हमारी गुड़िया डांस देखें, वही दिन जियो का सिम महंगा हुआ। गुड़िया बहुत गुस्सा रहा है, लेकिन हमने कहा देखो नीता अंबानी जी हम लोगों के परिवार की हैं, भाभी हैं, तुम समझो मुंह दिखाई दे दियो। तो कहे लगी मुंह दिखाई एक बार दिया जाता है, ये तो हर महीने का लंगर है। हमने कहा दिल बड़ा रखो, कभी तुम भी अंबानी बनोगी, तो वो लोग देंगे। तो अगर बुलाएंगे तो हम लोग जरूर जाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तब भी हम लोग यहाँ से बहू को और अनंत भैया को आशीर्वाद देंगे। खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें। हमारे इंडिया की शान है अंबानी परिवार। 26 जुलाई 1999 हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज वो तारीख है जिसे भारतीय सेना की जांबाजी, पराक्रम और बहादुरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। अब से चंद दिनों बाद यानी 26 जुलाई को 25वां विजय दिवस मनाया जाएगा, जब पूरा देश अपने वीर सपूतों की शहादत को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देगा। गुड न्यूज टुडे भी आपको शहीदों को नमन करने का एक मौका दे रहा है। आप अपना संदेश हमें भेजें, हम उन्हें GNT पर दिखाएंगे।
25 साल पहले वीरता और शहादत की वो दास्तां आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में दर्ज है। हिंद के रणबांकों की जाबाजी के वो किस्से आज भी हर दिल में जोश पैदा करते हैं। करगिल की उस गौरव गाथा को याद कर हर हिंदुस्तानी का सीना आज भी फख्र से ऊंचा उठ जाता है। करगिल की वो दास्तां अमिट थी, अमिट है और रहेगी। वो साल था 1999 और तारीख थी 26 जुलाई, जब करीब 84 दिनों तक चली जंग के बाद करगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर शान से लहराया था तिरंगा। करगिल की जंग पाकिस्तान के विश्वासघात का नतीजा थी। ठंड के दिनों में पाकिस्तानी सेना ने करगिल की पहाड़ियों में चुपके से बंकर बना लिए थे। 3 मई 1999 को करगिल को लेकर पाकिस्तानी घुसपैठियों से जंग छिड़ गई। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल में लड़ी गई इस जंग का पटाक्षेप 26 जुलाई को हुआ। इस दिन टाइगर हिल और दूसरी पहाड़ियों पर भारतीय सेना का पूरा कब्जा हो गया था। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए थे। देश के इन्हीं वीरों की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को ये दिन करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन करगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता को भी श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के आगे अपनी जान की भी फिक्र न की। गुड न्यूज टुडे देश के इन वीर सपूतों को नमन करने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का आपको भी मौका देता है। करगिल विश्व दिवस पर शहीदों के नाम अपना संदेश भेजें। हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 7669958686। हम आपके संदेश को GNT पर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।